Hello, good morning everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So, it's 6th of September. Hope you all are doing well. आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी. Without getting delay, let's get started. हमारी पहली न्यूज क्या कहती है? It's regarding 6 Maoists killed in gunfight with police in तेलंगाना. हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि माओइस्ट क्या होते हैं, नक्सलाइट्स क्या होते हैं, बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होती है. जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक ग्रुप है लोगों का जिनका बिलीव ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट एक्शंस लेती है, वो सारे उनके खिलाफ है. उन लोग का काम है, उन लोग का ऐसा मानना है कि उनका काम है जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, जिनके जो अभी तक डेवलपमेंट नहीं कर पाए, उनकी वॉइस बनना. और वो बिलीव करते हैं रेवोल्यूशन के पाथ पर. उनका मानना ये है कि पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी ये सब किसी काम की नहीं है. हमें अगर अपनी बात पहुंचानी है गवर्नमेंट तक तो हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को हटाना पड़ेगा. इसलिए वो लोग पूरा बिलीव करते हैं रेवोल्यूशन पर. इसके तहत वो कई सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं जो कि सिविलियंस के लिए सही नहीं रहती हैं या फिर हार्मफुल रहती हैं. सो उसको कर्ब आउट करने के लिए हम अलग अलग ऑपरेशंस कंडक्ट करवाते हैं. ऐसा सर्वे किया गया है कि इस साल जो ऑपरेशंस हुए हैं उसके तहत सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म्स को रिमूव आउट किया गया है या उनकी डेथ हुई है. सो हम देख सकते हैं इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब एरियाज में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओइस्ट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिला है. और रिसेंटली अभी की जो न्यूज आई है, कल की न्यूज थी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड रीजन से, और आज की जो न्यूज आई है वो तेलंगाना से रिलेटेड है कि तेलंगाना के एक रीजन में ऑपरेशन चलाया गया जिसके तहत 6 माओइस्ट लोगों की डेथ हो गई. Then next news. Modi seeks to script Singapore-like success stories as India inks key MOUs. हम सब जानते हैं रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट्स देखी गई है ब्रुनेई और सिंगापुर में. हमारी साउथ ईस्ट नेशन कंट्रीज है दोनों, ब्रुनेई भी और सिंगापुर भी. ये जो न्यूज है आज की वो सिंगापुर से रिलेटेड है. Singapore is an important part of India's Act East policy and India wishes to create many Singapore-like success stories. Basically, इसमें बात की गई है Act East policy की. Act East policy क्या होता है? हमने 1990s में Look East policy स्टार्ट की थी. Look East policy का मतलब हमारे लिए जो ईस्ट का रीजन है वो इम्पोर्टेंट है, बट 2014 के बाद हमने Act East policy लाई. एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि ब्रुनेई हो गया, सिंगापुर हो गया, और भी लाओस, और भी कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, इन सारी कंट्रीज की तरफ हम अब अपने डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि ट्रेड हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस एंड एनर्जी हो गया, सारे सेक्टर्स में कोलैबोरेट करेंगे, एक साथ ट्रेडिंग बढ़ाएंगे, एक्सचेंजेस एंश्योर करेंगे. सो इसके तहत जो सिंगापुर है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. हमने रिसेंटली जो हमारे पीएम की विजिट हुई है उसमें सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर को लेके एमओयू साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को और भी रेजिलिएंट बनाया जाएगा. हम सब जानते हैं जो आने वाला टाइम है वो पूरा एआई पर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. अगर बात करें टेक्नोलॉजी का की मटेरियल क्या है तो वो है सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर से ही हमारी जो टेक्नोलॉजीज के अप्लायंसेस हैं वो बनते हैं. इसलिए हमने सिंगापुर के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया है वो है सेमीकंडक्टर पर बेस्ड. साथ ही एक कल्चरल सेंटर बनाने की बात की जा रही है सिंगापुर में. साथ ही Singapore is a crucial part of our Act East policy. Shared democratic values connect both of us.
साथ ही साथ अगर हिस्टोरिकल टाइज देखे जाए तो सिंगापुर कंट्री ने हमारी जो आज़ाद हिंद फौज है, सुभाष चंद्र बोस जी है, उन्हें भी काफी इम्पोर्टेंट प्लेस दी है। कहीं ना कहीं उन्होंने रोल प्ले किया था हमारे इंडिपेंडेंस के दौरान। सो इन सब चीजों का जिक्र किया गया हमारे पीएम की विजिट के दौरान। हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया और सिंगापुर के रिलेशंस को समझना। The close ties between India and Singapore have a history rooted in strong commercial, cultural and people-to-people link across a millennium. ये है साउथ ईस्ट जो एशियन ग्रुपिंग है उसकी कंट्रीज है, जिसमें से सिंगापुर भी एक है। जहाँ पे मलेशिया कंट्री सिचुएटेड है, उसके सदर्न टिप पर एक छोटा सा कंट्री है जिसे हम बोलते हैं सिंगापुर। दोनों कंट्रीज के अगर ट्रेड रिलेशंस को देखें, सिंगापुर इज अमंग द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर, accounted for 27.3% of our overall trade with ASEAN in 2021 and 22। जितना हम टोटल आसियान कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं उसमें से ओवरऑल में से 27.3% ट्रेड जो है वो हमारा सिंगापुर कंट्री के साथ होता है। सिंगापुर इज ऑल्सो द लीडिंग सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमारी जो कंट्रीज रहती हैं, हमारी जो इंडिया है उसकी जो कंपनीज रहती है, कंपनीज में अलग अलग कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं। तो अगर देखा जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर जो कंट्री है वो हमारी कंपनीज में डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करती है। Over the last 20 years, the total investment into India from Singapore is this much billion, accounts nearly 23% of total FDI inflows। टोटल जितना भी एफडीआई हमारी कंट्री में आता है उसमें से 23% जो एफडीआई है वो सिंगापुर से आता है। 2005 में हमने ट्रेड रिलेशन और एक्सचेंजेस को बढ़ाने के लिए सिंगापुर के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया था। साथ ही इंडिया एंड सिंगापुर हैव आल्सो कोलैबोरेटेड ऑन सेवरल इनिशिएटिव्स टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स। रिसेंटली अभी 2023 में इंडिया का जो पेमेंट मैकेनिज्म है और जो सिंगापुर का पेमेंट मैकेनिज्म है दैट इज पे नाउ, दोनों यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम और पे नाउ ने दोनों ने साथ में कोलैबोरेट किया है ताकि फाइनेंसेस का भी इजीली एक दूसरी कंट्री में फ्लो हो सके टू इनेबल द फास्टर रेमिटेंसेस बिटवीन द टू कंट्रीज। हम सब जानते हैं जो रेमिटेंस मतलब क्या होता है। मान लो कोई इंडियन सिटीजन, इंडियन लोग जो फॉरेन में रह के, सपोज करें अभी के केस में सिंगापुर में रह के ट्रेड एक्टिविटीज कर रहे हैं या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी वो लोग वहां से अर्न करते हैं उसके बाद वो इंडिया में सिचुएटेड अपनी कंट्री, अपनी फैमिली मेंबर्स को वो पैसा भेजते हैं। तो जो वो पैसा भेजते हैं उसे बोला जाता है रेमिटेंस। तो जो रेमिटेंसेस है वो इजीली फ्लो करने के लिए इंडिया के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक जो डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर के लिए हेल्प करता है इंटरफेस, वो और साथ में सिंगापुर का पे नाउ, दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है। देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों कंट्रीज का एक ही एम है, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, सिक्योर और साथ ही सेफर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। In 2015, they elevated their relationship to a strategic partnership on the occasion of 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations। 2015 में हमारी फ्रेंडशिप को लेकर के 50 साल हो चुके थे। उस दौरान हमने एक दूसरे का स्टेटस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया। They have also signed several agreements to enhance their defense ties। हम दोनों जो कंट्रीज है वो कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करती हैं, जैसे सिंगापुर की नेवी और इंडिया की नेवी मिलकर सिम्बेक्स कंडक्ट करती है, एयरफोर्स सिंडेक्स करती है और आर्मी बोल्ड कुरुक्षेत्र कंडक्ट करती है। एजुकेशन को लेकर के बात करें तो इट हाईलाइटेड कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बायोटेक, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन मोबिलिटी। इस तरह की अलग अलग सेक्टर्स में भी हम सिंगापुर के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। Another potential opportunity could be the integration of Singapore's Proxterra global digital hub of MSME ecosystem with India's open network for digital commerce।
कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज देखे जाए तो भी हमारे सिंगापुर की कंट्री के साथ बहुत अच्छे टाइज हैं। कॉपरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा जाए तो जो सिंगापुर की सिटीज है वहां पे अर्बन जो बिल्डिंग है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं और सिंगापुर के साथ कोलैबोरेट करके या उनकी हेल्प लेके हम इंडिया में भी अर्बन प्लानिंग के डेवलपमेंट मॉडल भी तैयार कर सकते हैं। Singapore's expertise in infrastructure development, smart cities and urban planning aligns with India's goal of sustainable development and building smart cities. So this was about all India and Singapore relation. हमारे लिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ के साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट इज No friction between center and states on GST front, insist finance minister. Basically, हम सब जानते हैं कि इंडिया ने GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंट किया, जिसके अंतर्गत दोनों मतलब कि जरूरत थी कि फेडरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के बीच में एक प्रॉपर कोलैबोरेशन हो, एक दूसरे को दोनों जो है वो साथ में एक ट्रस्ट टाइप का बिल्ड हो, ताकि अगर सेंट्रल टैक्सेस कलेक्ट कर भी रही है तो स्टेट्स को भरोसा हो कि हाँ भाई जितना उनकी रिक्वायरमेंट है उतना सेंटर स्टेट्स को प्रोवाइड करेगी। इन सब के तहत हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। तो रिसेंटली जो ऑपोजिशन है उन्होंने क्वेश्चंस अराइज किए जीएसटी को लेके कि जीएसटी के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, जिसके तहत सेंटर और स्टेट के बीच में फ्रिक्शन लाइक सिचुएशन मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसी बात सामने रखी। हमारे लिए इस न्यूज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो है जीएसटी को समझना। Goods and service taxes is a value-added tax levied on most goods and services sold for domestic consumption. The GST is paid by consumers, but it is remitted to the government by the business selling the goods and services. Basically होता क्या है, GST एक value-added tax है जिसे हम सप्लाई साइड पे लगाते हैं, साथ ही साथ ये उन गुड्स पर लगता है जो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यूज की जाती है। जो पहले टैक्सेस थे, एक्साइज टैक्स हो गया, वाट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, इन सब टैक्सेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, इसलिए अलग अलग टैक्सेस को मर्ज अप करके जीएसटी बनाया गया था। जीएसटी के मेन फीचर्स की बात करें तो एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड, मतलब कि पहले के जो टैक्स होते थे वो प्रोडक्शन पर लगते थे। प्रोडक्शन मतलब जहां पे भी गुड्स का मैन्युफैक्चर होता था वहां पे टैक्स लगता था। सेकेंड इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। डेस्टिनेशन मतलब कि ये लास्ट जहां पे गुड को कंज्यूम किया जाता है, जहां पे गुड जाके पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन में मतलब अराइव कर जाता है, वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। सपोज कोई एक बिस्किट का पैकेट है, उसे अगर मैं परचेस करती हूँ तो मैं पे करती हूँ जीएसटी, मतलब कि जो कंज्यूमर लास्ट कंज्यूमर है जीएसटी वो पे करता है। थर्ड इज ड्यूअल जीएसटी का प्रोविजन। ड्यूअल जीएसटी मतलब क्या, सेंटर भी जीएसटी कलेक्ट करती है, इसमें एक है सीजीएसटी एक है आईजीएसटी। मतलब कि अगर जो गुड्स है उनका ट्रेड बिटवीन द स्टेट्स हो रहा है, मतलब कि अलग अलग स्टेट्स के जो गुड्स है वो ट्रेवल कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो इस कंडीशन में हम गुड्स पर ड्यूअल जीएसटी का प्रोविजन रखते हैं। देन जीएसटी रेट्स टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है साथ के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों मिलकर ही जीएसटी रेट्स को डिसाइड करते हैं। फिफ्थ वन इज मल्टीपल रेट्स। हमने यूनिफॉर्म एक टैक्स रेट नहीं रखा है कि भाई सारे जितने भी गुड्स है सबको हम 5% टैक्स या 12% टैक्स रेट के अंदर रखेंगे, ऐसा नहीं है। हमने स्लैब्स बना रखे हैं 5% का, 16% का, 28% का, 12% का, इस तरह से हमने मल्टीपल टैक्स रेट्स रखे हैं। जिस तरह का गुड होता है, जिस तरह का वो अपना इम्पैक्ट सोसाइटी में डालता है, उस हिसाब से उस पर टैक्स स्लैब लगाए जाते हैं।
GST got an approval in 2016 and was remunerated in the statute by Rajya Sabha as the Constitution 101 Amendment Act 2016. Central GST to cover excise duty, service tax, etc. State GST to cover value-added tax, luxury tax, etc. Integrated GST to cover interstate trade. IGST per se is not a tax but a system to coordinate state and union taxes. ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जीएसटी में भी स्लैब्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स ले सकती है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई करती है वो अलग है, स्टेट्स का अलग है, और जो इंटरमीडिएट स्टेट्स के बीच में ट्रेड होने पर टैक्स कलेक्ट होता है वो आईजीएसटी अलग है। आर्टिकल 279A के तहत हमने जीएसटी काउंसिल बनाई, जीएसटी काउंसिल टू बी फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न जीएसटी. Its chairman is Union Finance Minister of India with ministers nominated by the state government as its member. The council is devised in such a way that the center will have 1/3 voting power and the states have 2/3. The decisions are taken by 3/4 majority. सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो है, सेंटर के पास 1/3 वोटिंग पावर है, स्टेट्स के पास 2/3 है, मतलब कि सारे स्टेट्स एक साथ मिलकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। उसी तरह से सिर्फ सेंटर अपने डिसीजन को स्टेट्स पर इम्पोज नहीं करता है, हमें कोई भी डिसीजन पास करने के लिए 3/4 मेजोरिटी की जरूरत तो पड़ती है। ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत रखा गया। देन रिफॉर्म्स जो कि जीएसटी ने इंट्रोड्यूस किए, फर्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट। पहले होता क्या था, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस लगाती थी, तो ऐसे होता था सपोज मुझे कोई कार चाहिए, जो कार का प्राइस होता था वो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स को इंक्लूड करके बनता था, तो टैक्सेस के तहत सपोज करो वो कार बिहार महाराष्ट्र में बहुत हाई प्राइसेस में मिल रही है, बिहार यूपी बिहार वाले रीजन में बहुत हाई प्राइसेस में मिल रही है क्योंकि वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने कार पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा है। इट्स एक एग्जाम्पल लाइक सिचुएशन। फिर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र और गुजरात की गवर्नमेंट ने कार पर बहुत कम टैक्स लगा रखा है, तो वहां से क्या होता था कि जो लोग रहते थे वो बिहार यूपी से लेने की बजाय महाराष्ट्र और गुजरात से ज्यादा इस तरह के गुड्स की टैक्सेस को देखते हुए परचेसिंग करते थे। सो इस जीएसटी इम्प्लाई करने के बाद क्या हुआ कि पूरी कंट्री में एक ही तरह के टैक्स इम्प्लाई किए गए, जिससे क्या होगा, पूरा जो मार्केट है वो एक कॉमन नेशनल मार्केट की तरह सामने है, मतलब चाहे आप वो किसी भी स्टेट से प्रोडक्ट खरीदोगे आप पर उतना ही जीएसटी या उतने ही टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे जितने की एक स्टेट में एप्लीकेबल है। सेकेंड इज मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट्स। कैस्केडिंग इफेक्ट्स क्या होता है, सपोज मैंने कोई गुड्स बनाया, मान लो मुझे एक पूरी कार बनानी है, ठीक है, कार बनाने के लिए मुझे अलग अलग इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, टायर चाहिए होगा, बॉडी चाहिए होगी, ग्लासेस चाहिए होंगे और भी अलग अलग चीजें चाहिए होंगी। सो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं कार बनाने बैठी हूँ तो पहले टायर बनाऊंगी, पूरी उसकी बॉडी बनाऊंगी, ग्लासेस बनाऊंगी, सब खुद से तो नहीं बनाऊंगी ना, मैं जाके रॉ मटेरियल्स परचेस करके आऊंगी, मतलब कि कहीं से जाके टायर लेके आऊंगी, कहीं से जाके बॉडी लेके आऊंगी, कहीं से जाके ग्लासेस लेके आऊंगी। सो जब मैं अलग अलग जगह जाऊंगी परचेस करने, पहले क्या होता था कि मैं कार वाले टायर वाले को पैसे मान लो परचेस करके आई, वहां पे मैंने टैक्स पे किया, फिर उसके बाद बॉडी वाले से बॉडी परचेस करके आई, वहां पे मैंने टैक्स पे किया, फिर जाके अलग जिसको मैंने परचेस जिससे मैंने ग्लासेस लिए उससे ग्लास लेकर आई और वहां पे टैक्स पे किया, फिर सबको मर्जअप करके कार बनाती। फिर जब मैं कार बेचने जाऊंगी तो मैं टैक्सेस काउंट करूंगी कि पहले मैंने कितने टैक्स पे किए हैं, साथ ही साथ अपना भी टैक्स इंक्लूड करूंगी जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। ऐसे में क्या होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाता था, मतलब कि कहीं ना कहीं टैक्सेस का डबल काउंट हो जाता था। इस चीज को हटाने के लिए हमने जीएसटी को लाया कि अब जो जीएसटी पे होता है वो सिर्फ डेस्टिनेशन पर ही पे होता है, आपको इन सब प्रोसेस के दौरान जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। देन थर्ड वन इज रिडक्शन इन टैक्स बर्डन। बेसिकली बात की जा रही है जो कंज्यूमर होता था, लास्ट जो गुड्स को कंज्यूम करता था, अगर
जो कैलकुलेटर रहता था जीएसटी जो टैक्स जो मैंने मान लो जैसे हक किया चीजों का, तो मैं पहले के भी टैक्सेस को इंक्लूड करती थी, अपने भी टैक्स को बढ़ाती थी। तो इससे क्या होता था कि जो टैक्स जो कंज्यूमर रहता था उसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा आ जाता था। तो उस बर्डन को कम करने के लिए भी जीएसटी को लाया गया। देन फोर्थ इज मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव। ग्लोबल वर्ल्ड में इंडियन प्रोडक्ट्स को एक प्लेस दिलाने के लिए हमने जीएसटी को लाया है। फिफ्थ वन इज इजियर टू एडमिनिस्टर। इसमें हम लोग इजिली जीएसटी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले हमें अलग अलग गुड्स का अलग अलग तरह से कैलकुलेशन करना था, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती थी। सो उन सब कॉम्प्लेक्सिटीज को हटाने के लिए हमने जीएसटी को लाया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जीएसटी। मैंने बहुत बेहतर तरीके से इजी वे में जीएसटी समझाने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड जो फीचर्स हमने लाए हैं, जो बेनिफिट्स हुए हैं, जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, साथ के साथ जीएसटी काउंसिल हमने सब रिवाइज कर लिया। देन नेक्स्ट इज कॉफी टेबल बुक ट्रेसिंग इसरोज अचीवमेंट लॉन्च्ड। इसरो की एक बुक सामने आई है, इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून द सन एंड बियॉन्ड। बेसिकली इस बुक में इसरो से रिलेटेड सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं कि किस तरह से जो इसरो ने अपने बहुत इन्फेंट स्टेज से ग्रो करते करते आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इसरो मॉम टाइप मिशन, स्पेस में जाने के प्रोग्राम, मून तक चंद्रयान 3, सोलर की स्टडी के लिए हमने आदित्य L1 मिशन, इस तरह के अलग अलग मिशन लॉन्च किए। इन सब की हिस्ट्री डिटेल सब इस बुक में प्रोवाइड की गई है, मतलब कि जो भी इसरो ने अचीवमेंट्स किए उन सब की डिटेलिंग। देन नेक्स्ट इज 5 opposition ruled states to meet in Kerala to address center state financial issues। बेसिकली अभी क्या हुआ, जैसे इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ऑपोजिशन की गवर्नमेंट है। ऑपोजिशन मतलब कि जैसे सेंटर में हमारी जिसकी भी गवर्नमेंट है उस वो सेम पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट्स में नहीं है, अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट है। सो ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया और पंजाब। इन स्टेट्स ने डिसाइड किया है कि हम एक केरला में कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसके अंतर्गत हम अपने इश्यूज को डिस्कस करेंगे कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज उनको इन स्टेट्स को फेस करने पड़ रहे हैं कि स्टेट्स को जितने फाइनेंसेस की जरूरत है उतना सेंटर की साइड से नहीं आ रहा है, पहली चीज। दूसरा, अभी अब फाइनेंस जो हमारा कमीशन बनता है, फाइनेंस कमीशन, जो कि टैक्स के डिवोल्यूशन की बात करता है कि कितना परसेंटेज टैक्स किस स्टेट के पास जाएगा, उस पर भी डिस्कशन किया जा रहा है ताकि ये सारी जो स्टेट्स हैं वो एक पूरा एक यूनाइट वॉइस बन के सामने रख पाए। देन नेक्स्ट इज इफ यू डोंट लाइक इंडिया प्लीज डोंट वर्क इन इंडिया, हाईकोर्ट टू विकिपीडिया। हम सब जानते हैं विकिपीडिया क्या होता है। विकिपीडिया एक साइट है जिसके जो कि ओपन है। ओपन मतलब कि इसमें कोई भी पर्सन चेंजेस कर सकता है। एक छोटी सी एलिजिबिलिटी है कि जो पर्सन है वो 30 डेज ओल्ड होना चाहिए, मतलब कि उसका रजिस्ट्रेशन अभी अभी ना हो, वो पिछले 30 दिनों से विकिपीडिया को यूज कर रहा हो, पहली कंडीशन। दूसरा ये कि उसने अप्रोक्स 50 चेंजेस कर चुके हो विकिपीडिया साइट पर। इस तरह की एलिजिबिलिटी रखी गई है। ये कोई बड़ी एलिजिबिलिटी नहीं है। बेसिकली मैं ऐसा कह सकती हूँ कि विकिपीडिया एक ऐसी साइट है जिसमें आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वो आपको रिजल्ट्स देता है, और साथ ही वो विकिपीडिया में ऐसा प्रोविजन है कि आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, मतलब कि अपने थॉट्स या कुछ भी चीजें चेंज करके लिख सकते हो। सो रिसेंटली इंडिया में एक केस सामने आया, एक कंपनी है जिसका नाम है ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल। इस न्यूज की विकिपीडिया पर कुछ इंफॉर्मेशन डली हुई थी। सो एज ऑलरेडी टोल्ड कि ये ओपन सोर्स है, आप इस पर एडिटिंग कर सकते हो। सो कुछ लोगों ने उस पर एडिटिंग करके फॉल्स न्यूज या फेक न्यूज उसमें इम्प्लीमेंट कर दी। सो कुछ फेक न्यूज को इम्प्लीमेंट कर दिया। सो इसलिए हाईकोर्ट ने विकिपीडिया से पूछा कि आप हमें उन लोगों का नाम बताइए जिन्होंने ये फेक न्यूज को
बताया है या अपलोड किया है। सो विकिपीडिया ने इस चीज से कंप्लाई नहीं किया। सो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके साइड से फिर से स्टेटमेंट आया कि अगर जो विकिपीडिया है वो हमारे साथ कंप्लाई नहीं करना चाहता है तो इस इंडिया में उसे काम करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो इंडिया के कोर्ट्स की ऑर्डर को नहीं मान रहा है, इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट विकिपीडिया को ब्लॉक भी कर सकती है। Then next news is the Food Security Act has revamped the PDS. इस पूरे एडिटोरियल में पीडीएस से रिलेटेड चीजें डिस्कस की गई हैं, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें डिस्कस की गई हैं। बेसिकली इंडिया में क्या होता है कि 2013 में हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था, जिसके अंतर्गत हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। और उसके पहले से ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हमने पीडीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। पीडीएस मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके तहत हम वल्नरेबल सेक्शंस को या ऐसे सेक्शंस जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं उनको हम फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। सो ये इस पूरे आर्टिकल में कई सारे डेटा एंड फिगर्स डिस्कस किए गए हैं जो कि हमारे मेंस के हिसाब से उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है पीडीएस सिस्टम को समझना। सो व्हाट इज पीडीएस? Public Distribution System is an Indian food security established under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. PDS evolved as a system of management of scarcity through distribution of food grains at affordable prices. मतलब कि affordable prices पे हमें vulnerable section के लोगों को फूड प्रोवाइड करने का काम जो हम पूरे सिस्टम के थ्रू करते हैं उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है। इसके अंतर्गत दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट बोथ प्ले देयर रोल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पीडीएस। Then next is the central government through Food Corporation of India has assumed the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grains to the state government. प्रोक्योरमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। उसके बाद की जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मतलब कि लोगों तक किस तरह से फूड को पहुंचाना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। अंडर द पीडीएस commodities like wheat, rice, sugar and kerosene are allocated. साथ के साथ ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है कि राइस, व्हीट, केरोसिन और शुगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना कंट्रीब्यूशन देके उसके अंतर्गत स्पाइसेस हो गया, पल्सेस हो गया, एडिबल ऑयल हो गया या सॉल्ट हो गया, इस तरह की चीजें इंक्लूड कर सकती हैं। अगर पीडीएस की फंक्शनिंग को समझे तो पहले क्या होता है, मान लो फार्मर ने कोई भी ग्रेन को प्रोड्यूस किया, राइस, व्हीट, शुगर, राइस, व्हीट को प्रोड्यूस किया, तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट वो इशू करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एफसीआई दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है फार्मर से वो ग्रेन को एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो एफसीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। उसके बाद रोल स्टार्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। स्टेट गवर्नमेंट्स सेंटर की द्वारा इशूड प्राइजेस पर वो ग्रेन्स लेकर के और फिर अपने गोडाउन्स में प्रोक्योर करती है। उसके बाद फेयर प्राइस शॉप वो फूड या जो ग्रेन रहता है वो फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाया जाता है और फिर जो एंड यूजर रहता है, बेनिफिशियरी रहता है, उसको दिया जाता है एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए किलो चावल या 3 रुपए किलो गेहूं, इस तरह के प्राइस पर बेनिफिशियरीज को फूड प्रोवाइड किया जाता है। हमने समझ लिया कि किस तरह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट और कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर पीडीएस की इंपॉर्टेंस को समझा जाए तो इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ नेशन। पहली चीज, it has helped in stabilizing food prices and making food available to poor at affordable prices. It maintains buffer stock. It has helped in redistribution. This system of minimum support price and procurement has contributed to the increase in food grain production. अभी जो चीजें देखी गई
इस पूरे एडिटोरियल में चैलेंजेस को बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें कई सारे चैलेंजेस फेस किए गए हैं, और साथ ही साथ जो हमने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि आधार कार्ड इनेबल्ड राशन कार्ड्स प्रोवाइड किए, जो बायोमेट्रिक है उसके थ्रू आप फेयर प्राइस शॉप में जाके फिर अपना जो ग्रेन है वो कलेक्ट कर सकते हो। सो इस तरह के जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, स्टिल उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। सो इसमें बताया गया है कि कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं पीडीएस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जैसे कि रिडक्शन इन पीडीएस प्राइजेस में कम करने की बात की जा रही है। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स, इस बजाय कि जो लोग हैं वो फेयर प्राइस शॉप तक जाएं, इसके बजाय हमें डोर स्टेप डिलीवरी करनी है फूड ग्रेन्स की। देन डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, कई बार देखा गया है कि जो फूड ग्रेन है उसके लीकेजेस के केसेस सामने है, मतलब कि जो बेनिफिशियरी के लिए हमने फूड ग्रेन प्रोक्योर किया है और फेयर प्राइजेस शॉप तक पहुंचाया है, उसके पहले ही वो बेनिफिशियरी तक पहुंचने के पहले ही लीक आउट हो जाता है, मतलब कि उसे कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया जाता है। आइदर जो ऑफिशियल्स रहते हैं वो उसे रख लेते हैं अपने पास और अपना एक्स्ट्रा बेनिफिट निकालते हैं उस चीजों से, या वो जो ग्रेन है वो गल जाता है, सड़ जाता है, प्रॉपर उसका प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता है। तो इसलिए जरूरत है कि उसका डिजिटलाइजेशन किया जाए, साथ ही पीडीएस का प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। इस तरह से कुछ चीजें इस आर्टिकल में बताई गई हैं या फिर सजेस्ट की गई है पीडीएस के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। मेजरली ये जो एडिटोरियल है इसमें ज्यादातर फोकस डेटा पर किया गया है, सो हमारे लिए इतना ज्यादा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। Let's get moved to the next editorial. Africa can make India's critical mineral mission shine. Recently, अभी के बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने हमारा एक मिनरल मिशन बताया था। उसके अंतर्गत हमने 3 चीजों पर फोकस करने की बात की। दैट इज एक्सपेंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, हमारी कंट्री में ही जो मिनरल का प्रोडक्शन है हमें उसे बढ़ाना है, पहली चीज। दूसरा, प्रायोरिटाइज द रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग पर ध्यान देना है। तीसरी चीज, इंसेंटिवाइज ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, मतलब कि जो इंडिया के बाहर जो मिनरल बेस्ड चीजें हैं, जो एसेट्स हैं, उनको हमें कैसे न कैसे करके एक्विजिशन करना है, मतलब कि उन पे कंट्रोल करना है या उनसे हमें मिनरल्स निकालने हैं। इसी चीज के डेवलपमेंट में अभी एक मिनरल माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल भी लाया गया, जिसके अंतर्गत हमने कुछ मिनरल्स को एटॉमिक लिस्ट से 6 मिनरल्स को एटॉमिक लिस्ट से निकाल दिया। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये होगा कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी उस मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन पर वर्क कर सकते हैं। इस तरह से हमने स्टेप्स उठाना शुरू कर दिया है। सो बेसिकली इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि जो अफ्रीकन रीजन है वो कहीं ना कहीं एक मिनरल रिच एरिया है। सो जरूरत है कि हम अपनी जो अभी पॉलिसी लाए हैं मिनरल्स के लिए कि हमें मिनरल वाले एरिया में डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हमारे लिए अफ्रीका जो है वो एज अ अपॉर्चुनिटी सामने आ रहा है। डिस्कस करते हैं इट्स फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट फॉर लीज। पहले बात की गई है काबिल की। काबिल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसने अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स किए हैं जिसकी सक्सेस हमारे सामने आई है। जैसे कि पहली सक्सेस, इट्स फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग वाज साइंड इन जनवरी 2024 and provides access to 5 blocks owned by Camion in the Catamarca province in Argentina. ओवरसीज एक्विजिशन के लिए हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया 2019 में जिसका नाम है काबिल। फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसे हमने 2019 में बनाया और इसकी सक्सेस हमारे सामने देखने को मिल रही है। अर्जेंटीना के रिजर्व्स में हमने एक शेयर होल्ड किया है, मतलब कि वहां के जो मिनरल रिच एरिया है उस पर कुछ अपना एक शेयर इन्वेस्ट किया है। देन सेकेंड थिंग इज
India's capacity for exploration and processing such minerals is it lacks manufacturing capacity of end-use components and needs to upskill its labor force, which is crucial for battery manufacturing. Major and medium scale mining companies in India is also seeking opportunity. Basically बात की जा रही है कि हमने वहां पे तो अपना एक जो है एसेट एक्वायर कर लिया, लेकिन अभी भी जो इंडिया की कंपनीज हैं उनके पास अभी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी या स्किल्स नहीं है कि वो उन मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन कर सकें। ये एक ड्रॉबैक हमारे सामने आ रहा है, या कह सकते हैं एक चैलेंज लाइक सिचुएशन सामने आ रही है जिसपे अभी भी काम करना बाकी है। दैट अब बेसिकली अफ्रीका पर फोकस किया जा रहा है। अफ्रीका अ रीजन दैट हाउसेस 30% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स। अफ्रीका में वर्ल्ड के 30% ऑफ रिजर्व्स है जो कि क्रिटिकल मिनरल्स का है। न्यू दिल्ली शेयर्स डीप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिक कनेक्शंस विद कंटिनेंट। और साथ के साथ अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें, मतलब अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया ने ऑलरेडी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कई सारे ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसके अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है कि इंडिया के पास और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अफ्रीका के मिनरल रिच एरियाज या मिनरल की जो इंडस्ट्री है उस पर इन्वेस्ट करे और वहां की चीजों को एक्वायर करे अपनी मिनरल स्ट्रैटेजी को बढ़ाने के लिए। अलग अलग कंट्रीज के साथ इंडिया ने समय समय पर एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, जैसे कि इंडिया इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन अफ्रीका by public sector units for the acquisition of energy assets. This accounts for 15% of its total demand for Africa. Alongside rising imports of natural gas, minerals and mineral fuels, further as part of International Solar Alliance, the Government of India has benchmarked 2 billion for solar projects in India. कुछ प्रोजेक्ट्स जिस पर इंडिया ने काम किया है अफ्रीकन कंट्रीज में, दैट इज Tanzania is developing a multi-metal processing facility. Zimbabwe and Namibia have banned the export of raw minerals to ensure value addition, and Ghana has approved a new policy for the exploitation and management of green minerals. The forthcoming African Green Mineral Strategy champion ideas for Africa's mineral-based industrialization. This presents opportunities for India to support development agenda. बेसिकली जो इसका क्रक्स निकालते हैं इस पूरे एडिटोरियल का, इसमें डिस्कस किया गया है कि हमने अपनी मिनरल पॉलिसी में चेंजेस किए, हमें अपने मिनरल इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है। इसके लिए हम कुछ अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जैसे कि पहला चीज हमने एटॉमिक मिनरल्स को निकाल के प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन अप कर दिया। दूसरा हमने काबिल फॉर्म किया, काबिल अपनी वर्क अच्छे से कर रहा है, चीजें उसका लाइव एग्जाम्पल है, हमने अर्जेंटीना के मिनरल रिसोर्स एरिया पे अपना एक होल्ड रखा। साथ ही उसके बाद अब कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पहला चैलेंज ये कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो उतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है चीजों को टेक करने के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो सामने आई है वो है, अगर अफ्रीका को लेके बात किया जाए, अफ्रीका में कई सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन अप हैं, लेकिन इंडिया उन अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से ग्रैब आउट नहीं कर रहा है। उसके लिए जो चैलेंज सामने आ रहा है वो है चाइना। चाइना जो है उसने ऑलरेडी कई सारे रीजन्स में आइदर लोन प्रोवाइड करके या फिर इन्वेस्टमेंट करके इस तरह से अलग अलग मेजर से अपना जो एक दबदबा है वो उस कंट्री में ऑलरेडी बना चुका है। इसलिए थोड़े से चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया कैपेबल है कि वो अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसी चीजें साइन करे, एग्रीमेंट्स के साथ आगे है, ताकि वो वहां के मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करके और यूज के लिए बढ़ा सके। This was about this editorial. The next is income inequality. हमने रिसेंटली देखा, कल देखा था एक आर्टिकल एआई को लेकर के कि जैसे जैसे लाइफ में एआई और टेक्नोलॉजीज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूथ है उसके अंदर एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, स्किल्स की कमी है, जिसकी वजह से उनके जो वेजेस हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है। तो इस वजह से अगर वेजेस कम होंगे तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज बढ़ सकती हैं। सो इस एडिटोरियल में बात की गई है एक प्रोविजन की, दैट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मतलब कि कोई भी पर्सन
यूनिवर्सल मतलब हर किसी के लिए एक बेसिक इनकम का प्रोविजन रहना चाहिए कि उस पर्सन को इतनी इनकम तो प्रोवाइड की ही जाएगी, आइदर ही इज स्किल्ड, एजुकेटेड और ट्रेनिंग है हुई है उसकी या नहीं, बट स्टिल उसे उतना एक जैसे एक मिनिमम वेज का प्रोविजन रहता है ना, वैसे एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रोविजन है कि सबको इतनी बेसिक इनकम तो मिलेगी, बाकी उनकी स्किल्स वगैरह के बेसिस पे उनकी इनकम जो है वो बढ़ाई जा सकती है। ये एक कह सकते हैं रिकमेंडेशन है या सोचने जैसी चीज है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। देखो, पहले ही अपन ने आज के डे के स्टार्टिंग में जीएसटी को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे बात की जा रही है फाइनेंस कमीशन की। इंडिया में एक प्रैक्टिस है जिसको कंडक्ट करने के लिए हम बनाते हैं फाइनेंस कमीशन। बेसिकली फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि जो टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए हैं उन पूरे टैक्सेस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है उस पर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस देता है। सिमिलरली अभी तक ऑब्जर्व किया गया है जो वर्टिकल दो टाइप के डिवोल्यूशंस होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा। सपोज करो पूरे टैक्स को अगर हम मान रहे अगर 100% टैक्स कलेक्ट हुआ है तो उस टैक्स का कितना परसेंट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और कितना परसेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देगी। तो इसे बोला जाता है वर्टिकल। दूसरा जो डिवॉल्यूमेंट होता है दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब हम स्टेट्स के बीच में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कि हर एक स्टेट को कितना कितना पैसा मिलेगा। सो इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि जो वर्टिकल फिस्कल है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिली है। वर्टिकल मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है कहीं ना कहीं वो कम है। अगर 15th कमीशन और 14th और 15th कमीशन की बात की जाए तो सिर्फ 41 से 42% ऑफ टैक्सेस ही स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन अभी जो बात की जा रही है वो कही जा रही है कि जब हम 16 फाइनेंस कमीशन के सामने ये अपनी डिमांड रखेंगे कि अब जो टैक्सेस हो वो अप्रोक्स 50% ऑफ टैक्सेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड किए जाए। कुछ चैलेंजेस की बात की गई है कि कुछ स्कीम्स रहती हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर रहती हैं या कुछ जो मान लो रिवेन्यूज में या जो एक्सपेंडिचर में पैसे की कमी आती है वो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट्स रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लेती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि जो ये एक्सपेंसेस रहते हैं या जो ये पैसा रहता है वो टाइड मनी आता है। टाइड मनी मतलब कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी उतनी ज्यादा नहीं रहती है, वो स्पेसिफिकली एक सेक्टर के लिए आता है और उस पैसे को उस सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जरूरत है वर्टिकल जो फिजिकल इम्बैलेंस देखने को मिला है। वर्टिकल इम्बैलेंस मतलब कि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाता है उसमें एक इम्बैलेंस है। जरूरत है कि हम उस चीज को फिर से फोकस करें और देखें कि क्या जो पैसा दिया जा रहा है वो सफिशिएंट है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए या और भी उन्हें पैसा देने की बात करनी चाहिए। This was about this article. Let's get moved to the next article. Can Kerala access funds from the loss and damage fund? Basically, जो UNFCCC की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज की 27th मीटिंग हुई थी इजिप्ट में, उसमें हमने एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया था। उसके तहत हमने ये प्रोविजन रखा था कि जैसे किसी भी कंट्री में क्लाइमेट चेंज के कारण कोई भी प्रॉब्लम सामने आ रही है तो उसके लिए फंड लॉस एंड डैमेज फंड से पैसा दिया जाएगा उस स्टेट गवर्नमेंट को या उस कंट्री को। तो अभी क्वेश्चन के एम्बिट में आ गया वायनाड लैंडस्लाइड। हमने देखा केरल स्टेट के अंतर्गत वायनाड लैंडस्लाइड हुई जिसके तहत बहुत ही ज्यादा लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा लॉस सामने आया। सो अभी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि क्या लॉस एंड डैमेज फंड से हम पैसा निकाल सकते हैं स्टेट्स की रिकवरी के लिए, मिटिगेशन के लिए, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो इस पर तो क्वेश्चन है ही है, साथ के साथ इस फंड पर भी ऐसी बात की जा रही है
कि इंडिया में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो बात करे कि किस तरह से वो जो फंड आएगा वो लोकल अथॉरिटीज तक दिया जाएगा। हमारे सामने हमारी जो सर्वेज है, जो हिस्ट्री है, वो यही बताती है कि इस तरह के फंड्स का एलोकेशन कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज मतलब स्टेप बाय स्टेप फंड को नीचे तक भेजा जाता है। सो कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो चैलेंज सबसे बड़ा सामने आया है वो ये है कि सेंट्रलाइज फंड को नीचे तक जाने में देर हो जाती है। मतलब कि जो फंड रहता है उसमें डिलेड प्रोसीजर सामने को आती है। लेकिन जो क्लाइमेट की वजह से डिजास्टर या ऐसी सिचुएशन बनती है जिनमें कि लोकल अथॉरिटीज को, स्टेट गवर्नमेंट्स को इमीडिएट फंड की जरूरत रहती है ताकि वो उस हिसाब से अपने प्रोसेसेस को कंडक्ट कर सके। तो इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि हमें एक ऐसी पॉलिसी या स्टैंडर्डाइज्ड चीजों की जरूरत है जो कि पूरा एक सिस्टम ऐसा क्रिएट करे ताकि जो भी फंड्स आ रहे हैं वो प्रॉपर लोकल अथॉरिटीज तक पहुंच पाए। देन नेक्स्ट इज ज्वाइंट पैनल ऑन वक्फ बिल गेट्स 8 लाख पेटिशंस फ्रॉम पब्लिक इंस्टीट्यूशन। हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी वक्फ बिल में, जो भी अमेंडमेंट लाने की बात की गई थी उसके लिए वक्फ बिल इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें कुछ चेंजेस बताए गए थे। उन प्रोविजंस को लेके अभी तक के 8 लाख पेटिशंस पब्लिक के द्वारा फाइल की गई हैं। मतलब कि वक्फ बिल में अभी भी कई सारे चैलेंजेस सामने हैं जो कि जो लोगों की एस्पिरेशंस है या जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा समझते हैं वक्फ के बारे में। वक्फ क्या होता है? जैसे कि हर एक रिलीजन के पास अपने राइट्स रहते हैं, उनकी कुछ मान्यताएं रहती है जिसके तहत वो अपना कुछ पैसा रिलीजियस एक्टिविटी के लिए एज अ चैरिटी दान पुण्य करते हैं। सिमिलरली इस्लामिक रिलीजन में भी जो भी प्रॉपर्टी रिलीजियस काम को करने के लिए दान में दे दी जाती है उसको वक्फ बोला जाता है। और उस लैंड का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड कंसीडर करती है। लेकिन विथ टाइम कुछ इस लैंड के मिसयूज को लेके या फिर वक्फ बोर्ड जो इस लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन करती है उसने अपने पावर्स का मिसयूज किया। उस सब को ठीक करने के लिए हमने एक बिल सामने लाया, वक्फ बिल, जिसके कुछ प्रोविजंस थे। फॉर एग्जांपल कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, साथ के साथ एक वुमेन को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। साथ ही जो अभी तक जो वक्फ बोर्ड था वो सुपीरियर या एपेक्स बॉडी कह सकते हैं, एपेक्स बॉडी था किसी भी लैंड को वक्फ लैंड डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन अब इसमें प्रोविजन लाया गया कि अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे या जो उस एरिया के कलेक्टर होंगे वो सर्विस करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ के अंतर्गत आएगी या नहीं। सो इस तरह के प्रोविजंस को लेकर के कम्युनिटी के अंतर्गत कुछ कह सकते हैं कि वो खुश नहीं थे इन प्रोविजन को लेके। सो ये बिल पास होने के पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया प्रॉपर स्क्रूटनी के लिए। उस दौरान लोगों ने पेटिशंस फाइल किए, करीब 8 लाख पेटिशंस हमारे सामने आ चुकी हैं। देन नेक्स्ट इज दास अर्जेस प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट बिग टू सस्टेन ग्रोथ। बेसिकली देखा गया है जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, उन्होंने पीपल से कहा है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। जो जैसे मान लो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके कारण इकोनॉमी पर इम्पैक्ट ना पड़े, हमारा जो कंजप्शन है वो बढ़ता रहे ताकि जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो कंटिन्यू होता रहे। इसलिए एक्सटर्नल फैक्टर से हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट ना पड़ने के लिए जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं ताकि हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिले। Higher domestic consumption would help insulate the economy from the various of external uncertainties. Investment remains critical for sustainable growth and give the current confluence of favorable factors. It is time for the private corporate sector to come forward in a big way. Then next is make good use of incentive schemes. FM urges India Inc. Basically, फाइनेंस मिनिस्टर जी का स्टेटमेंट आया जिसके तहत उन्होंने बताया कि 2019 में हमने कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट टैक्स थे उन्हें कम करके रखा। जो कॉर्पोरेट टैक्स कहीं ना कहीं 30% के अराउंड थे उन्हें हमने कम करके 22% कर दिया। साथ ही
जो नए स्टार्टअप्स थे उन पर जहां 15% टैक्स लग रहा था उसे हमने कम करके 12% टैक्स कर दिया। तो ये सारे जो स्टेप्स थे वो कहीं ना कहीं कंपनीज के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए लाए गए थे कि अगर कंपनीज टैक्स कम पे करेंगी तो वो जो पैसा बचेगा वो इन्वेस्टमेंट में लाएंगी। सो जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स लाए गए, मतलब कि पहला ये टैक्स रिडक्शन हो गया, दूसरा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इस अलग अलग स्कीम्स का जो कंपनीज है उन्होंने प्रॉपर यूज किया है और साथ ही साथ इसका एडवांटेज भी मिला है गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन हो गया या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए। देन नेक्स्ट इज नागालैंड सीएम डायरेक्ट्स फास्ट रिस्टोरेशन ऑफ लैंडस्लाइड हिट हाईवे। हमने कल ही डिस्कस किया था लैंडस्लाइड को लेके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड में लैंडस्लाइड देखने को मिली। हमने कल के न्यूज में पूरा डिस्कस किया था लैंडस्लाइड क्या होती है, उसके लिए क्या हमारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए और क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, किन फैक्टर्स के कारण लैंडस्लाइड होती है, सब डिस्कस किया था। सो इसकी डिटेल जानने के लिए आप कल की क्लास देखिए। साथ के साथ आज का न्यूज आया है कि जो नागालैंड के सीएम है उन्होंने डायरेक्ट किया है कि जो नेशनल हाईवे हिट हो गया है लैंडस्लाइड से उसको जल्द से जल्द रीस्टोर किया जाए। देन नेक्स्ट इज इन चाइना अफ्रीका समिट जी प्लेजेस 50 बिलियन फंड्स हेल्प फॉर जॉब क्रिएशन। हम सब जानते हैं चाइना और अफ्रीका के दोनों नेशंस के बीच में एक समिट ऑर्गेनाइज की गई है जिसके तहत अप्रोक्स 50 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने आकर अपनी एक मीटअप किया। इस दौरान चाइना ने 50 बिलियन फंड्स को इन्वेस्ट करने की बात की है। अफ्रीकन नेशंस की बात करें तो चाइना एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है अफ्रीकन नेशंस का, चाहे वो लोन के थ्रू, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, चाहे वो एसेट्स को कैप्चर करने के थ्रू, अलग अलग बेसिस पे चाइना ने अपना लीड रोल दिखाया है अफ्रीकन नेशंस के साथ। हमने इस आर्टिकल को भी बहुत डेप्थ में एनालिसिस किया था कि जरूरत है कि जो अपॉर्चुनिटीज को चाइना ग्रेस्प कर रहा है अफ्रीकन नेशंस के साथ, वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी है, हमारे अंदर भी उतना पोटेंशियल है कि हम अफ्रीकन नेशंस के साथ उस तरह से एग्रीमेंट साइन करें, उनके साथ फोरम्स बनाए ताकि जो चाइना की एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है या जो पूरे ग्लोब पर चाइना अपना एक कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है उसे हम कर्व आउट कर पाए और सेफ, सिक्योर और एक हेल्दी ट्रेड को प्रमोट करें। अब बात करते हैं रिवीजन की, प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ चीजें जो हमें रिवाइज करनी है। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन बनाया है, दैट इज 23rd लॉ कमीशन। लॉ कमीशन क्या होता है? गवर्नमेंट को एडवाइस देता है लीगल चीजों को लेकर के। अभी की जो लॉ कमीशन है उसको कुछ टास्क दिए गए हैं, जैसे कि जो लॉज हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उन वो डीपीएसपी के साथ, मतलब उन जो डीपीएसपी पॉलिसीज को प्रमोट करते हैं उन्हीं पॉलिसीज पर बने हुए हैं या नहीं ये चेक करना, साथ ही साथ आगे भी लॉज को सजेस्ट करना ताकि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। थर्ड थिंग इज ग्लोबलाइजेशन का फूड सिक्योरिटी पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज को सजेस्ट करना। साथ ही साथ इस तरह के जो टास्क हैं वो लॉ कमीशन को बताए गए हैं। लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पॉइंट टू बी नोटेड। लॉ कमीशन ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसका प्रोविजन 1935 के 1834 में इसे बनाया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हमने लॉ कमीशन का प्रोविजन किया था। जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो लॉर्ड मैकाले के अंतर्गत बनाया गया था। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद 1955 के बाद हमने एमसी सीतलवार की चेयरमैनशिप में लॉ कमीशन बनाया। बेसिकली लॉ कमीशन का जो टेन्योर रहता है वो 3 इयर्स का रहता है। सो इसलिए जो अभी लॉ कमीशन बनाया गया है उसे 2024 से लेकर 2027 तक बनाया गया है। ये जस्टिस एंड लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत अपना काम करता है, अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं या जो एडवाइसेस हैं वो उन्हें बताता है। इसकी जो रिकमेंडेशंस रहती हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं रहती हैं, हम चाहें तो इनकी एडवाइसेस को माने या ना माने। सेकेंड न्यूज इज जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे लिए जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
एफआईआर क्या होता है? जैसे कोई भी क्राइम होता है तो उस चीज की रिपोर्ट जब उस चीज को रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हम फाइल करते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसे बोला जाता है एफआईआर। हम सब जानते हैं इंडिया में अलग अलग पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, उनका एक प्रॉपर दायरा रहता है जिसके रीजन में जो क्राइम रहता है वो उसी पुलिस स्टेशन में हम फाइल करवा सकते हैं। लेकिन समटाइम्स चीजें 2012 में जो निर्भया केस हुआ था, जो दिल्ली रेप केस हुआ था, उसके बाद एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक सामने आया कि वो केस कोई भी पुलिस स्टेशन फाइल ही नहीं कर रही थी। उनका मानना ये था कि ये उसके एम्बिट में ही नहीं आता है। सो इस वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं लीगल प्रोसीडिंग्स में डिले होता गया। सो उस चीज को ठीक करने के लिए हमने एक प्रोविजन लाया, दैट इज जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर के अंतर्गत हमें जो रीजन है वो नहीं बताना पड़ता है। मतलब कि अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन चले गए, मान लो क्राइम कंडक्ट हुआ है महाराष्ट्र में कोई क्राइम हुआ, लेकिन आप कैसे भी करके अपने आप को बचा के आ गए मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में आप इस चीज की रिपोर्ट फाइल करवा सकते हो विद द प्रोविजन ऑफ जीरो एफआईआर। फिर उसके बाद क्या होगा, जीरो एफआईआर आपने लिखवा दी तो जो मध्य प्रदेश का पुलिस स्टेशन है वो ये केस जाके उस जो रीजन है वहां पे जाके फाइल कर देंगे कि भाई आपके एरिया की ये कंप्लेन आई है। सो दिस इज द जीरो एफआईआर प्रोविजन। निर्भया केस के बाद हमने जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बनाई थी जिसने हमें जीरो एफआईआर का प्रोविजन दिया, और तब से हमने मैंडेट कर दिया है जीरो एफआईआर को। जो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई है 2024 में, जिसने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस किया है, इसके अंतर्गत भी हमने जीरो एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए फाउंडेशन किया है। मतलब कि जो पुलिस स्टेशन है वो बाउंडेड है, उन पर एक लीगल मैंडेट है कि वो जीरो एफआईआर को दर्ज करें। अभी ये चीज न्यूज में इसलिए है, इसका मानना ये है कि the Ministry of Home Affairs has directed duties to ensure that zero FIRs recorded in local languages carry a translated copy if forwarded to states where different language are used। मतलब कि अगर आपने जो एफआईआर है उसे लोकल लैंग्वेज में फाइल अप किया है तो जरूरत है अगर आप दूसरे स्टेट में उस एफआईआर को भेज रहे हो जहां पे क्राइम कंडक्ट हुआ है तो उसकी एक ट्रांसलेटेड कॉपी को भी साथ में अटैच करके भेजिए। हमारे लिए जरूरी था जीरो एफआईआर को समझना, इसके ओरिजिन को समझना और इसकी इंपॉर्टेंस को समझना, जो हमने समझ लिया। प्रीलिम्स व्यू पॉइंट से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जीरो एफआईआर है वो डील करती है कॉग्निजेबल नेचर ऑफ क्राइम्स को। मतलब कि ऐसे क्राइम्स जिसमें कि आप कोर्ट की वारंट के बिना भी लोगों का अरेस्ट कर सकते हो, ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। जीरो एफआईआर के अंतर्गत कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ही आते हैं। नेक्स्ट इज जयपुर यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस। हम सब जानते हैं 2019 में जयपुर को यूनेस्को का हेरिटेज स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था। इंडिया में 3 स्टेट्स हैं, बेसिकली 3 सिटीज, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक एरिया है जिसे हमने हेरिटेज स्टेटस प्रोवाइड किया है। सो जयपुर के अपलिफ्टमेंट के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और वहाँ पे और भी ज्यादा टूरिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर पैकेज दिया है कि जयपुर के डेवलपमेंट के लिए हम 100 करोड़ एक्सपेंड करेंगे। जयपुर को फाउंड करने की बात की जाए तो सवाई जयसिंह सेकंड ने जयपुर को फाउंड किया था। यहाँ की अर्बन प्लानिंग और आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स जैसे कि गोविंद देव सिंह जी का टेम्पल, वहाँ का हवा महल और भी अलग अलग चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए एक चीज रिवाइज करना जरूरी था कि जयपुर को कब यूनेस्को का हेरिटेज स्टेटस मिला है। देन सेकेंड इज कोन्यक ट्राइब। कोन्यक ट्राइब जो है वो नागालैंड में पाई जाती है। कोन्यक ट्राइब से रिलेटेड न्यूज सामने आई है कि जो गूगल मैप्स हैं उन्होंने नागालैंड के कुछ रीजन को असम के अंतर्गत दिखा दिया है, इसलिए जो वहाँ की ट्राइब है कोन्यक ट्राइब
उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि इस चीज को ठीक किया जाए। हमारे लिए ये न्यूज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कोन्यक ट्राइब इम्पोर्टेंट है। कोन्यक ट्राइब जो है वो मंगोलाइट डिसेंट से बिलोंग करती है। इनकी अपनी कुछ प्रैक्टिसेस रहती है, जैसे कि पैट्रियार्की, मेल का डोमिनेंस देखा जाता है इस कम्युनिटी में। साथ ही साथ अगर इनकी रिलीजियस बातें की जाए तो ये एनिमिस्ट माने जाते हैं। एनिमिस्ट मतलब कि जो नेचर की, जानवरों की, पेड़ पौधों की, इन सब की पूजा करते हैं। लेकिन आज की डेट में 95% ऑफ कोन्यक ट्राइब्स जो हैं वो क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव हो चुके हैं। हमारे लिए प्रीलिम्स व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कोन्यक ट्राइब का रीजन दैट बिलोंग्स टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। A Naga ethnic group primarily located in the Mon district of Nagaland. नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट में कोन्यक ट्राइब रहती है। ये अपने टैटूज के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। मतलब कि इनका मानना ये है, जब भी ये एक मतलब ऐसी ट्राइब है जो लोगों का भी शिकार करती है। तो जब भी वॉर के दौरान या लोगों का शिकार करके वो लोग को मार देते हैं, तो वो उसका हेड निकाल कर ले आते हैं और उसी को एक एंजॉय करने के लिए अपनी बॉडी पे टैटू करवा लेते हैं। देन नेक्स्ट इज विषाणु युद्ध अभ्यास। विषाणु युद्ध अभ्यास एक टाइप का मॉक ड्रिल है जिसे राजस्थान स्टेट के अजमेर में कंडक्ट किया गया। बेसिकली फ्यूचर में कोई भी पेंडेमिक देखने को ना मिले या उसकी प्रिपेयरनेस को चेक करने के लिए हमने विषाणु युद्ध अभ्यास को कंडक्ट किया है। ये जो अभ्यास है या जो ये मॉक ड्रिल है, इसे हमने नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत कंडक्ट किया है। हमारी गवर्नमेंट ने वन हेल्थ मिशन लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हम एनवायरनमेंट की, एनिमल की और साथ ही ह्यूमन बींग की, इन तीनों की जो हेल्थ है उसको इम्पोर्टेंस देते हुए हमने नेशनल वन हेल्थ मिशन इंट्रोड्यूस किया। उसके अंतर्गत हमने विषाणु युद्ध अभ्यास एक मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाई, जिसमें हम आने वाले किसी भी पैंडेमिक या किसी भी डिसीज के आउटब्रेक को किस तरह से हैंडल करेंगे, उसकी प्रिपेयरनेस को चेक करने के लिए सारी जो स्टेजेस है उसको चेक करने की कोशिश की। देन पीवाईक्यूज, आपको दो पीवाईक्यू दिए गए हैं, जिसमें पहला तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी को लेकर के है और दूसरा जो है वो परचेसिंग पावर पैरिटी को लेकर के है। दोनों को आप अटेम्प्ट करिए, इसके आंसर्स हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए एग्जैक्ट आईएएस से जुड़िए। एग्जैक्ट आईएएस के टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। Thank you so much. Hope you all like the session.